यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 पे देखने वाले, चैप्टर नंबर 2, क्लास 12th अकाउंट्स। क्वेश्चन 15 तक के वीडियोस जो पहले बन चुके हैं, उसकी अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन नंबर 16, देखते क्या है। क्वेश्चन 16 में बोला है नीला और शीला, ये दो पार्टनर्स है, वो लोग कैपिटल रेशियो में अपना प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। और बोला है कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट आपको दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। यस, सो व्हाट वी हैव टू डू, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है आपको। एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस गिवन है, बट यहाँ पे कैपिटल रेशियो ही आपका पीएनएल रेशियो है। तो पहले क्या कर रहे हैं, कैपिटल रेशियो को देख लेते हैं कि कितना है, तो अपना पीएनएल रेशियो अपने को मिल जाएगा। तो देखो, कैपिटल दोनों का दिया हुआ है यहाँ पे। नीला का कैपिटल जो है वो 1 लाख है और शीला का जो है वो 50,000 है। मतलब इन शॉर्ट 2:1 हो रहा है, ये क्योंकि डबल है। शीला का कैपिटल से नीला का कैपिटल डबल है, तो इसका कैपिटल रेशियो बन रहा है 2:1 और यही अपना पीएनएल रेशियो हो जाएगा। चलो आगे बात करें। अभी सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या दी हुई है? सबसे पहले एडजस्टमेंट बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1,10,000 एंड हैविंग मार्केट वैल्यू 20% मोर देन द बुक वैल्यू। देखो, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है? 1,10,000 है, और बोला है कि उसमें उसकी मार्केट वैल्यू 20% जो है बुक वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब मार्केट वैल्यू जो है 20% ज़्यादा है बुक वैल्यू से। अब ज़्यादा के मतलब जब होता है मोर, तो मोर पे अपन पढ़ते नहीं है। आपको मैंने इसके पहले वाले कुछ वीडियो पे भी बताया होगा, नहीं बताया तो इसका भी अलग से एक सेपरेट वीडियो छोटा सा, ये आपको शायद छोटा सा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें ये क्लियर किया है मैंने कि भाई मार्केट वैल्यू जब इंक्रीज होता है, मतलब मोर होता है, तो अपन उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते। बट हाँ, डिक्रीज होता है, लेस हो जाता है, तो उसमें अपन फिर जो लेस वाली वैल्यू है वो अपन चेक करके कैलकुलेट करके लिखेंगे। यहाँ पे तो मोर की बात की है, तो हमें ये जो यहाँ पे 20% मोर देन बुक वैल्यू लिखा है वो कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है 1,10,000। सो सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक आपके अकाउंट में कहाँ कहाँ आएगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपना डेबिट एंड क्रेडिट, ये क्रेडिट इस साइड आ जाएगा डेबिट। अपना बाई लिख देंगे इधर, और नीचे लिख देंगे, ये सब रेड पेन से कई क्यों कर रहे हैं अपन, हाँ, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अपना कितना है? 1,10,000। अब ये 1,10,000 जो है इधर लिख दिया मैंने, सेकंड का आएगा बैलेंस शीट में आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट की दो क्लोजिंग होती है। मतलब एडजस्टमेंट में जब क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं तो दो जगह एंट्री करती है, बैलेंस शीट में भी एंट्री करते हैं और ट्रेडिंग में कर दिया। ट्रेडिंग में एंट्री हो गई बैलेंस शीट के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1,10,000। चलो आगे बात करें, तो आगे पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आपको पार्टनर्स कैपिटल पे 6% इंटरेस्ट पे करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट बता रहा हूँ मैं ये। तो पहले पार्टनर का कैपिटल कितना है, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड अपन मेंशन कर देंगे बाई लिख के बैलेंस BD। और ये अपने पास कौन से पार्टनर है? तो पार्टनर अपने पास एक था, नीला एंड शीला। था नहीं, थी। तो नीला के पास कैपिटल था 1,00,000 रुपीज और शीला के पास 50,000। दोनों के कैपिटल को लिख दिया मैंने। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है, या इंटरेस्ट पे करेंगे तो उसी से उसको हमको लिखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट हम कैपिटल पे जब देते हैं तो वो किसको जाता है? पार्टनर को जाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 6%। तो 1,00,000 का 6% करेंगे तो आ जाएगा 6,000, और 1,00,000 का आधा 50,000 है, तो 6,000 का भी आ जाओ आधा हो जाएगा 3,000। इसकी दूसरी एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगी, तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, और यहाँ पे डेबिट साइड एंट्री जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट
थोड़ा नीचे लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीला एंड शीला। क्या अमाउंट था? 6,000 एंड 3,000 और मिल के बाहर आ जाएगा 9,000। चलो इतना हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट तीसरा एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है? थर्ड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवरेबल फ्रॉम पार्टनर। नीला से अपन को 900 रुपीज ड्राइंग के लेने हैं और शीला से 600 रुपीज ड्राइंग के लेने हैं। पहले ड्राइंग कितना है वो अपन लिख लेते हैं और यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करने, डायरेक्ट जो पैसा एडजस्टमेंट में दिया है वही अपन उससे ले लेंगे, इन शॉर्ट एंट्री उसकी कर देंगे। तो आपके पास ड्राइंग कितना लिखा है दिया हुआ है, तो ड्राइंग की एंट्री ये रही। देखो मैंने ये एंट्री भी कर दी है, कैपिटल की एंट्री। अब ड्राइंग की एंट्री करेंगे, 20,000 नीला का है और 14,000 है शीला का। तो यहाँ लिख देंगे 2 ड्राइंग अकाउंट, यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 14,000। अब इंटरेस्टल ड्राइंग भी इधर ही देंगे। इंटरेस्टल ड्राइंग कितना देना था? तो 900 रुपीज नीला को और 600 रुपीज शीला को। ये एंट्री सेम कहाँ लिखेंगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, लेकिन इस बार लिखेंगे क्रेडिट साइड, बिकॉज ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये कितना आएगा? नीला को मिलेगा 900 रुपीज और शीला को मिलेगा 600 रुपीज। सॉरी मिलेगा नहीं, शीला से लेना है, मिलेगा नहीं। यहाँ मैं बार बार गलती में बोल गया, भूल से ये निकल गया कि मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, पार्टनर हमें पे करता है, मतलब फर्म को पे करता है। तो 900 और 600 का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1500। चलो ये एंट्री हुई खत्म। अब नेक्स्ट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया क्लियर। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। 5% आपको बेड डेट रिजर्व देना है डेटर्स पे। तो अपने पास डेटर्स कितने हैं वो लिख लेते हैं। तो देखो डेटर्स तो नहीं, लेकिन उसका नाम चेंज करके लिखा हुआ है। अपने पास है सप्लायर्स और दूसरा है कस्टमर्स। क्या है अपने पास? सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। सप्लायर्स जो हमें सप्लाई करता है, तो ये हो गए हमारे क्रेडिटर, और कस्टमर हमारे हो गए डेटर्स। तो कस्टमर हमारे डेटर्स कितने हैं? तो भाई वो है 90,000 के। तो ये लिख देंगे 90,000 के डेटर्स बैलेंस शीट के अंदर पहले। डेटर्स 90,000 के, उसमें से अपन को बेड डेट रिजर्व रखना है। कितना रखना है बेड डेट रिजर्व? 5%। तो 90,000 का 5% अगर हम करें तो 9 5 45, मतलब 4500 हो जाएगा। और ये 4500 को बाहर माइनस करके जब मेंशन करेंगे 90,000 में से, तो 90 - 4 दैट इज 86, 86 - 500, तो 85,500 ये आपकी वैल्यू हो गई डेटर्स की। इसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा, क्योंकि बेड डेट रिजर्व देना है तो एक तरीके का लॉस होता है। पीएनएल अकाउंट के अंदर भी मेंशन कर देंगे अपन। इस साइड लिख देंगे क्रेडिट, इस साइड लिख देंगे डेबिट। ये हो गया टू, ये हो गया बाय। आपको पता है जब भी बेड डेट लिखते हैं अपन, तो बेड डेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, बेड डेट ऑफ एडजस्टमेंट, बेड डेट ऑफ बेड डेट रिजर्व, नॉट बेड डेट रिजर्व ऑफ एडजस्टमेंट, और लास्ट बेड डेट रिजर्व ऑफ ट्रायल बैलेंस। हर वैल्यू को क्या करना है? तो वैल्यू इसकी प्लस होगी, इसकी प्लस होगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस। मैं अमाउंट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बैलेंस शीट में से अमाउंट देख के लिखेंगे, लेकिन यहाँ पहले जो आपका एडजस्टमेंट का अमाउंट है वो लिख देता हूँ। बेड डेट रिजर्व का जो है 4500, जो हमने अभी कैलकुलेट किया। बाकी अमाउंट ऊपर देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में कितने दिए हैं। ट्रायल बैलेंस में आपको बेड डेट और बेड डेट रिजर्व दिया हुआ है। बेड डेट आपके पास है 400 रुपीज़ और रिजर्व आपके पास है 1300 रुपीज़। तो बेड डेट आपके कितने हो जाएंगे? 400 यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के, और रिजर्व आपके पास है 1300 रुपीज़। मतलब यहाँ पे ये वैल्यू कुछ है नहीं, इसको आप 0 लिखो या कुछ भी नहीं लिखो चलेगा। अब यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे, तो 4500 प्लस 400 दैट इज वैल्यू विल बी 4900।
4500 प्लस 400, 4900, इसको माइनस करेंगे 1300 में से, क्योंकि 4900 माइनस 1300 करना है। 3600 जो वैल्यू आ रही है, ये 3600 को अपन बाहर लिख देंगे। अब 36 जब हमने बाहर 36 लिखना है, 39 नहीं, बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, 3600। ये हो गया एडजस्टमेंट यहाँ पे क्लियर, बेड डेट रिजर्व का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 5th नंबर का है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है 300 रुपये से, और सैलरी आपका आउटस्टैंडिंग है 950 रुपीज़ से। आउटस्टैंडिंग होता है, बैलेंस शीट को याद करते हैं, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में हम आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपये, और आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे ख्याल से था 950 रुपीज़, उल्टा लिख दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट 950 था, सॉरी सैलरी 950 था और रेंट 300 था। सैलरी 950 और रेंट 300। चलो अब लास्ट एडजस्टमेंट जो बोल रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। मशीन लिख लेते हैं पहले, मशीनरी कितना है अपने पास। मशीनरी की वैल्यू ऊपर से ये रही, मशीनरी की वैल्यू जो है 36,500। अब इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगा है तो उसी के नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दैट इज 3500। ये प्लस कर देंगे पहले क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस की एंट्री है, तो प्लस डेप्रिसिएशन, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस का टी लिख देता हूँ 3500, प्लस करेंगे वैल्यू आ जाएगी ये 1000, तो ये 40,000 आ जाएगा, 40,000। अब ये 40,000 पे हमें कितना परसेंट देना है, 10%। तो अभी माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का, जो आएगा 10% ऑफ 40,000 विल बी 4,000, और माइनस करके बाहर लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 36,000। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर जाएगा, बाद में लिखते हैं। इसके बाद एक और एंट्री एडजस्टमेंट की एक बाकी है जिसमें बोला है फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन देना है, तो फर्नीचर लिख लेते हैं। फर्नीचर हमारा कितना है, तो फर्नीचर हमारे पास है 12,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 12,000। इसके ऊपर कितना परसेंट देना है, 5%, तो 12 5 होता है 60, मतलब कितना जाएगा 600 रुपये। ये आपका डेप्रिसिएशन है एडजस्टमेंट का। वैसे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ ए करके। ये आ जाएगा माइनस करने के बाद 11,400। चलो दोनों डेप्रिसिएशन आ गए। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन करके लिख देंगे फर्नीचर का एक और दूसरा मशीन का। फर्नीचर का है 600 और मशीन का डेप्रिसिएशन है 4,000, वैल्यू आ जाएगी 4,600। ये डेप्रिसिएशन हमारे वैल्यू आ गई। नेक्स्ट व्हाट, तो भाई डेप्रिसिएशन हुआ खत्म, और लास्ट एंट्री थी एडजस्टमेंट की वो भी हुई खत्म। अब हमें एडजस्टमेंट के एंट्रीज के बाद करना है ट्रायल बैलेंस का एंट्री। ट्रायल बैलेंस में हमारा कैपिटल ड्राइंग हो गया था दोनों का, वो हो गया खत्म। सप्लायर्स में सप्लायर्स बाकी है, डेटर्स जो मतलब कस्टमर्स है वो हो गए, डेटर्स कंप्लीट है। सप्लायर आपके हैं 60,000, मतलब क्रेडिटर्स आपके हैं, क्रेडिटर्स कितना है वो 60,000, तो वो लिख दिया क्रेडिटर। फिर बोला है बिल सॉरी गुड्स रिटर्न टू 2,000 एंड 3,000। जब गुड्स रिटर्न बोला है, मतलब आपको मैंने समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में भी, गुड्स रिटर्न मतलब ये है सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। अब देखो सेल्स होता है एक्चुअल में क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न कहाँ हो जाएगा, डेबिट में, मतलब जो डेबिट में दिया है ये सेल्स रिटर्न दिया है, और दूसरा ये परचेस रिटर्न है। इसके लिए आपके पास सेल्स और परचेस का भी एंट्री है। 1,40,000 परचेस है और 2,60,500 आपका सेल है। तो पहले सेल और परचेस की एंट्री लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यहाँ 2 आ जाएगा। परचेस में परचेस अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे सेल्स अकाउंट। अब परचेस अकाउंट अपना कितना था 1,40,000 और सेल्स अपना है 2,60,500, 2,60,500। इतना हो जाने के बाद आपको सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न भी लिखना है। तो सेल्स रिटर्न आपका है 2,000, देखो सेल्स जहाँ लिखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट साइड में मैं सेल्स रिटर्न लिखूंगा।
क्या लिख रहा हूं मैं, सेल्स रिटर्न जो है 2000 रुपीज और परचेस रिटर्न अपना है 3000 रुपीज का। तो परचेस रिटर्न परचेस के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में 3000 रुपीज। चलो सेल रिटर्न परचेस रिटर्न मतलब रिटर्न की एंट्री हुई खत्म। बिल्स दिए हुए हैं, बिल्स है आपके पास 15,000 और 20,800। तो यहाँ पे बिल्स 20,800 जो है ना, ये अपना है बिल्स पेबल। ठीक है, दिस इज बिल्स पेबल और बचा हुआ है ये बिल्स रिसीवेबल। तो ये क्लियर हो गया आपको। मैं पहले बिल्स पेबल लिख देता हूं मैं। तो अपने पास बिल्स पेबल आ जाएगा 20,800 और यहाँ पे आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल जो कितना था अमाउंट, बिल 15,000। बिल्स रिसीवेबल्स का अमाउंट था 15,000। चलो, आई होप कि आपको क्लियर हो। ऐसा कोई डाउट इसमें दिखता है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बिल्स हो गया। अब दिया हुआ है कैश। देखो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो एंट्री हो गई है उसको अपन हाईलाइट करके छोड़ देंगे। अब बोला है कैश एंड बैंक और दोनों में एंट्री दी है और कैश और बैंक दोनों एसेट होना चाहिए और एसेट ही होता है, होना चाहिए नहीं। लेकिन यहाँ पे बैंक की एंट्री आपकी कहाँ दी गई है, क्रेडिट में गिवन है। अब आप बोलोगे सर बैंक को क्रेडिट में क्यों बोला, कैश को क्यों नहीं बोला, पहले कैश लिखा इसलिए और फिर बैंक लिखा इसलिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो कैश और बैंक तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पहले बैंक लिखो फिर कैश लिखो, ये भी पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी आपके पास कितनी है और आपके पास कैश कितना है वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बोला एसेट हमेशा डेबिट साइड लिखा होता है ट्रायल बैलेंस में। तो एसेट यहाँ पे सिर्फ बचा कैश, क्योंकि बैंक तो ओडी आ गया क्योंकि दोनों साइड एंट्री लिखी है। तो कैश अपने पास 1000 है, कैश कितना है 1000 और ये जो दिया है वो क्या है बैंक ओडी, दैट इज 14,000। तो कैश पहले लिख देते हैं, कैश की एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ कैश 1000 और बैंक ओडी में लिखूंगा लायबिलिटी साइड बिकॉज आपका उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट हो गया है जो है 14,000 का। चलो, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। बैड डेट रिजर्व, बैड डेट्स हो गया, सेल परचेस हो गया, वेजीज एंड आउटस्टैंडिंग वेजीज बाकी है। वेजीज और आउटस्टैंडिंग वेजीज में वेजीज आपका खर्चा हो गया है और कुछ खर्चा बाकी है, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। देखो ये भी लायबिलिटी के अंदर एंट्री जा रही है, इट मीन्स आपको ये एंट्री लेनी है 2000 की, ये आउटस्टैंडिंग है क्योंकि लायबिलिटी आती है आपके लेफ्ट साइड और यहाँ दिया हुआ है राइट साइड, क्रॉस में है, समझाया मैंने आपको। तो वेजेस लिख देते 35,000 जो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो वेजेस आ गए 35,000 के और आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो 2000 के थे, आई थिंक हाँ 2000 के। ठीक है, तो ये दोनों हो गई खत्म। मशीन हो गया था, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन हो गया था, फर्नीचर हो गया था, ओपनिंग स्टॉक बाकी है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, तो भाई अपने को पता है ओपनिंग स्टॉक आने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कितना है 46,100, उसको लिख देंगे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 46,100। नेक्स्ट आपके पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास है 200 रुपीज़ का। इंश्योरेंस आपने पहले पे कर दिया है, प्रीपेड है, प्रीपेड आपका एसेट होता है आपको पता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस। अमाउंट भूल गया मैं, अमाउंट कितना था 200 रुपीज़ का, तो इधर आ जाएगा 200 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका सैलरी। सैलरी आपके पास है 23,000 की। अब देखो, अब जब सैलरी है तब मुझे याद आया कि मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ना वो शायद सैलरी में लिखी नहीं है, क्योंकि एक एडजस्टमेंट थी जिसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी थी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि वो खर्चा तो है ना, आज नहीं तो कल आउटस्टैंडिंग है, पे करेंगे बाद में। तो वो एंट्री अभी कर देते हैं। देखो डबल एंट्री में करना भूल गया हूँ एक एडजस्टमेंट के अंदर, तुरंत याद आ गई क्योंकि सैलरी दिखी ना, सैलरी वाली एंट्री एक मैंने की थी, मुझे याद था, तो तुरंत ऐसे आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पे 23,000 सैलरी है, इसको अपन लिख देंगे पहले अपन पीएनएल अकाउंट के अंदर। सैलरी अपनी है 23,000 प्लस
आउटस्टैंडिंग सैलरी है, देखो मैंने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी मेंशन की है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ बतानी पड़ेगी मुझे प्लस करके 9,950 रुपीज़ का, और बाद में प्लस करके बाहर मेंशन करूँगा जो आ जाएगा 23,950 रुपीज़। ये मिस्टेक ना हो, अगर ये आप भूल गए होंगे बाद में भी याद नहीं आएगी तो बैलेंस शीट भी आप गलत आएगी। चलो ये हो गई सैलरी खत्म। एक्चुअल में सैलरी आनी नहीं चाहिए थी, सैलरी उनको पहले एडजस्टमेंट के टाइम उसको क्लोज कर देना था, कंप्लीट कर देना था, बट भूल गए, चलो कोई नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम अपना है 2,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है, मतलब एक चेक का खर्चा है, यहाँ मेंशन कर देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000। चलो ये भी हुआ ख़त्म। देन नेक्स्ट रेंट। अब देखो मेरे सैलरी अगर बाकी था तो रेंट भी उसके साथ था, तो रेंट भी मेरा बाकी था, रेंट भी इधर एंट्री अभी नहीं आनी चाहिए थी, एडजस्टमेंट करते वक्त रेंट एंट्री खत्म हो जानी चाहिए थी, क्लोज हो जानी चाहिए थी, बट मेरी मिस्टेक जैसे सैलरी में हुई और सैलरी और रेंट के साथ में एंट्री थी तो वहाँ पे सैलरी भूला तो रेंट भी भूल गए। रेंट आपका है, रेंट टैक्स मिलके 12,000, तो इसमें आपको आउटस्टैंडिंग भी प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने बैलेंस शीट में तो आउटस्टैंडिंग लिख दिया है, सिर्फ आपका पीएनएल में बाकी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं रेंट जो आपका 12,000 का है प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट जो है आपका 300 रुपीज़ का, मिल के आ जाएगा 12,300। चलो अब ये रेंट की एंट्री भी हुई ख़त्म। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना है 2,900 का, उसको मेंशन कर देते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। यहाँ लिख देता हूँ मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,900 का। चलो ये हुआ ख़त्म। देन नेक्स्ट गुडविल। गुडविल मेंशन की हुई है आपको 72,000। गुडविल रेपुटेशन ऑफ द फर्म एसेट होता है अपना, तो गुडविल आएगी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड 72,000। यहाँ लिख देंगे गुडविल 72,000। नेक्स्ट है अपना लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रॉम 1/10/2014 से 5 ईयर्स तक का। 1/10/2014 से बोला इन लोगों ने, देखो, और ये अपन जो बैलेंस शीट कर रहे हैं ना 2017 का कर रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट एडजस्टमेंट तो अपने सब हो गई है। लीज होल्ड बिल्डिंग, इसके अंदर एक हिडन एडजस्टमेंट है जो आपको समझा रहा हूँ मैं। ये डेट देखो, ये डेट है ना पुरानी डेट है, पुरानी मतलब अपना जो करंट ईयर चल रहा है वो 2016-17 चल रहा है, ठीक है, 1/4/2016 टू 31/3/2017। अब ये 14 का स्टार्ट हुआ है, तो 1/10/2014 से अपना मंथ ईयर एंड कब होगा, तो ईयर एंड हो जाएगा 31/3/2015। अब ये इतने टाइम पीरियड में कितना टाइम हुआ, तो भाई 6 मंथ्स हुए, क्योंकि ये अक्टूबर तो स्टार्ट हुआ है। फिर 15 में मतलब 1/4/2015 से काउंट करें तो आएगा नेक्स्ट लास्ट डेट जो ईयर एंड होता है 31/3/2016। अब ये 16 मतलब ये जो एंट्री है 1 साल की, ये भी पहले हो गई होगी, ये 1 ईयर पूरा है, क्या है ये पूरा कंप्लीट 1 ईयर। इन शॉर्ट 6 मंथ मतलब आधा साल होता है। 1.5 मतलब 1.5 ईयर या 1.5 ईयर का अमाउंट ऑलरेडी पहले डिडक्ट हो चुका होगा। लीजहोल्ड बिल्डिंग की डेट के साथ मेंशन किया है तो उसमें 1.5 ईयर, वापस बता रहा हूँ मैं, 1.5 ईयर कंप्लीटेड है, 1.5 ईयर कंप्लीटेड मतलब ये इतना बीत चुका है मतलब जो आपको अमाउंट गिवन है ना, ये अमाउंट जो अमाउंट ये 14,000 की मेंशन की है ना, 14,000 की, इसके अंदर ऑलरेडी 1.5 ईयर का माइनस करके फिर अमाउंट दिया है, मतलब ये कितने साल का अमाउंट होगा, तो भाई 5 साल में से जब 1.5 ईयर निकल गया, 1.5 साल निकल गया, तो बचा कितना, 3.5 साल बचा, क्योंकि अभी 16 से तो स्टार्ट हुआ है, ये 16 की एंट्री तो अभी करेंगे हम 17 में, तो अभी से अपन देखें तो ये 14,000 की जो एंट्री है, ये 14,000 की एंट्री में 1.5 ईयर का तो अमाउंट है ही नहीं, सिर्फ कितना अमाउंट है, तो भाई 14,000 के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3.5 ईयर का अमाउंट है। आप सीधा सीधा करो ना, 5 साल में से जो अमाउंट आपका डिडक्ट हो गया है पहले 1.5 वो माइनस कर दो, तो 5 - 1.5 करोगे तो आएगा 3.5। अभी 3.5 ईयर्स मतलब 3.5 साल का आपके पास अमाउंट है। ये 3.5 साल में से
आपको 1 साल का अमाउंट निकालना है, जो अभी आप डिडक्ट करोगे, राइट ऑफ करोगे, बाकी तो आपका प्रीपेड हो जाएगा ना। जो 2 साल का मतलब 2.5 साल का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, प्रीपेड। तो ये 3.5 साल में से 1 साल का निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 14,000 को डायरेक्ट 3.5 साल से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड मत कर देना डायरेक्ट, क्योंकि ये 5 ईयर जो है ना तब डिवाइड करते कि अभी अगर हमने लीजोल बिल्डिंग का हमने पेमेंट किया होता और इस साल से लीजोल बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो स्टार्ट हो रहा होता तो इस साल से। बट ऐसा नहीं, ये कुछ प्रीवियस ईयर से होके आया वो पहले वाले ट्रायल बैलेंस में, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर वो फाइनल होके आया होगा, डिडक्ट होके आया होगा। यहाँ पे सिर्फ बचा 3.5 साल का अमाउंट, तो वही अमाउंट डिडक्ट करेंगे। ले कैसे, तो भाई 14,000 जो अमाउंट है वो कितने साल का बाकी है, 3.5 साल का। तो उसमें से 1 साल का कितना हुआ, तो भाई 1 साल का हुआ अपने पास 3.5 साल, डिवाइड करे तो 14 डिवाइड बाई 3.5, कैलसी ले लेते हैं ना, क्यूब कर रहे इतना, सो आ जाएगा 14,000 डिवाइड बाई 3.5। मतलब 1 साल का अमाउंट कितना आ गया आपके पास, ये अमाउंट आ गया 4,000 का। कितना आ गया, 4,000 का। आई होप कि क्वेश्चन आपको है ना, ये जो एंट्री है वो समझ आई हो। ये वाली एंट्री 4,000 का 1 साल का आपका डिडक्शन होने वाला है। तो पहले डिडक्शन लिख लेते हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर खर्चा जो है वो 4,000 का खर्चा आएगा, डायरेक्ट सीधा हिसाब है। बाकी का अमाउंट, तो भाई 14 में से 4,000 अगर आप हटा दो तो बाकी का अमाउंट कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा अपने नेक्स्ट ईयर के लिए, जो अभी आपने प्रीपे कर दिया है। तो प्रीपेड इसलिए नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा, तो कहाँ लिखेंगे, एसेट में लिखेंगे। तो कितना एसेट में लिखेंगे, तो 10,000 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बैलेंस शीट में, सॉरी पीएनएल के अंदर लिख देते हैं लीजोल बिल्डिंग करके। चलो अभी यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ गई पीएनएल के अंदर, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को थोड़ा नीचे लेके आते हैं। अब करते हैं इसको एक्सटेंड। अब बात करते हैं लीजोल बिल्डिंग की। तो लीजोल बिल्डिंग यहाँ पे आ जाएगा, लीजोल्ड बिल्डिंग। ठीक है, इतना लिख रहा हूं मैं। ये सिर्फ कितना अमाउंट आएगा, तो भाई ये अमाउंट आएगा सिर्फ और सिर्फ 4,000। कैसे किया भाई, 14,000 से 3.5 को मैंने क्या किया, डिवाइड किया, समझ जाना। 4,000 आया, 1 साल का है, 1 ईयर का। अभी जो बाकी है वो तो प्रीपेड है, तो बाकी का लीजोल्ड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, तो बाकी का लीजोल्ड बिल्डिंग जो 14,000 अमाउंट है उसमें से 4,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इधर भी पहले एक्सटेंड कर देता हूँ चीज़ें, ये टेबल एक्सटेंड करनी पड़ रही है मुझे। तो लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा हुआ था, इसमें भी ऐसा हो रहा है। चलो, सो लीजोल्ड बिल्डिंग के अंदर 14,000 का आपके पास वैल्यू था 3.5 साल का, उसमें से माइनस राइट ऑफ किया 4,000। तो अभी आपके पास नेक्स्ट 2.5 साल का अमाउंट कितना है, 10,000, जो अभी नेक्स्ट ईयर अपन करेंगे। अभी अपन को सिर्फ इतना देखा रहा। आई होप ये क्लियर हो आपको, नहीं हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो आपको शेयर करूंगा एक अच्छा सा। नेक्स्ट ये हो गया क्लियर, यहाँ पे लीजोल बिल्डिंग वाला हुआ खत्म। अब है कि लीलाज लोन अकाउंट 8%। यहाँ पे लीला कौन है, या तो नीला और शीला है। ठीक है, चलो भाई 8% लीलाज अकाउंट है, किसी ने लोन दिया होगा है ना फॉर्म को, तो वो कितना है, 30,000 है। मैं क्या चेक कर रहा था कि भाई पार्टनर वार्टनर तो नहीं है, बट ऐसा नहीं है, या तो तीसरा ही पार्टनर है कोई, मतलब तीसरा ही पर्सन है जिसने लोन दिया है। कब लोन दिया है, 1/11/2016 को डेट मेंशन की है। पहले तो 30,000 लिखो, इस 30,000 का 8% करो तो कितना आएगा, 2,400 आएगा। अब आप मंथ काउंट करो, कितने मंथ का आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो भाई इंटरेस्ट पे के लिए 11, 12, फिर 1, 2, 3, ये 5 मंथ्स का पे करना। तो मैं डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर दूंगा, फिर 5 करता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा कि ये 200 आ गया, और 200 इंटू 5 करूंगा तो मुझे वैल्यू मिल गई 1,000। इन शॉर्ट मुझे 1,000 इंटरेस्ट पे करना है लोन पे। तो इंटरेस्ट पे करना है तो हुआ एक भी आपका खर्चा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ खर्चे में लिख देता हूँ, मतलब पीएनएल अकाउंट में 8% वाली लोन है ऐसा मेंशन कर देता हूँ, 1,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे लोन किसकी है भाई,
लीला की लोन है जो 30,000 तो पे करने ही करने, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आउटस्टैंडिंग है बाकी है पे करने का, वो कितना है 1,000, तो इतना अमाउंट अपन पे करेंगे। अब ये भी हुआ खत्म। अब क्या, तो भाई अब, हाँ, अब ट्रायल बैलेंस की एंट्री हुई खत्म। अब हमें सब कुछ खत्म करना है, मतलब कि अपन को अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट को पहले क्लोज करेंगे, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट। चलो क्लोज करते हैं, कैलसी आपके सामने है ही। चलो पहले 2,60,500, आपको पता है मैं क्रेडिट साइड का अमाउंट पहले प्लस करता हूँ, प्लस 3,000 प्लस 1,10,000, वैल्यू आई 3,73,500। कितनी वैल्यू आ रही है, 3,73,500। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से वही आना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट तो कोई दिख ही नहीं रहा है डेबिट में, 3,73,500। अब ये इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, तो माइनस डेबिट साइड का अमाउंट 1 बाय 1, 46,100 माइनस 1,40,000 माइनस 2,000 माइनस 35,000। तो वैल्यू अपने पास कितनी बची, तो वैल्यू बच गई है 1,50,400, 1,50,400। ये क्या है, तो ये आपका है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको कहाँ लिखेंगे, तो इसको भाई इधर लिखेंगे, तो यहां लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,400। अब ये 1,50,400, इससे डेबिट साइड तो, सॉरी क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं अमाउंट दूसरा, तो वो अमाउंट एज इट इज नीचे लिख देंगे, क्योंकि टोटल में क्या ही करे फिर उसका। यहाँ नीचे मेंशन कर देते हैं टोटल 1,50,400, और इधर भी मेंशन कर देंगे 1,50,400। उसमें से अपन माइनस करते हैं डेबिट की अमाउंट, तो -2,000 -3,600 -2,900 -4,600 -23,950 -12,300 -4,000 एंड -1,000। वैल्यू आई 96,050 रुपीज़। ये आपका हुआ नेट प्रॉफिट। क्या है ये, नेट प्रॉफिट। यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने इधर बनाया है, तो कोई अलग से इधर ही मेंशन सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये नेट प्रॉफिट ही है। नेट प्रॉफिट कितना है, 96,050 रुपीज़। अब ये नेट प्रॉफिट है, ये रहा नेट प्रॉफिट। इसको कहाँ लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे इधर। तो भाई क्या क्या करके लिखेंगे, तो भाई इधर बाई करके नेट प्रॉफिट करके ही लिखेंगे। इसमें क्या कुछ गड़बड़ है, कितना, तो 96,050 रुपीज़। इसमें प्लस कर देंगे 1,500 रुपये और, तो वैल्यू अपने पास आ गई 97,550। कितनी वैल्यू आई, 97,550। दोनों साइड टोटल वही लिख देंगे। इसमें से जो वैल्यू बचेगी वो आपका क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट। पार्टनर कौन थे, पार्टनर के नाम भूल गए, एक तो एन से नाम था कुछ, और एक तो एस से, नीला और शीला। 97,500 जो वैल्यू है, उसमें से माइनस करेंगे अपन डेबिट साइड की एंट्री जो है 9,000 की, तो अपने पास वैल्यू आई 88,550 रुपीज़। 88,550 रुपीज़। इसको किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में था कि पार्टनर अपना कैपिटल रेशियो को ही पीनल रेशियो मान रहे हैं, तो वो देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ इसको करते थोड़ा मिनिमाइज। चलो ऊपर आ जाते हैं। कैपिटल रेशियो आपका देखो मेंशन किया हुआ है, कितना है कैपिटल रेशियो, 2:1, यही आपका पीएनएल रेशियो है। तो पीएनएल रेशियो के अकॉर्डिंग कितना डिविजिबल आना चाहिए आपका प्रॉफिट दोनों को, तो 88,550 2:1 था, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देते डायरेक्ट, तो कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा है। अब ये जो पॉइंट में है इससे 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो पहला है 2:1 वाले में जो नीला का रेशियो है वो कितना है,
सॉरी 59,033 रुपीज़, 59,033 रुपीज़। अब इसको माइनस करेंगे 88,550 में से, तो दूसरे का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 29,517 रुपीज़। इसमें मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो +1 कर दूंगा, उससे लोअर वैल्यू है तो कुछ नहीं रखूंगा, एज इट इज़ वही वैल्यू रखूंगा। तो ये कर दिया मैंने। ये ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट में लिखना नहीं है आपको। अब ये अमाउंट को कहाँ लेके जाऊंगा, तो भाई ये अमाउंट कौन सी है, ये अमाउंट है आपके पास ये वाली। इसको लेके कहाँ जाएंगे, इसको लेके जाएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे। तो लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिविजिबल प्रॉफिट कितना था, तो एक का अमाउंट तो ये रहा 29,517 रुपीज़। दूसरे का अमाउंट ढूंढना देखना पड़ेगा वापस से, तो वो आ रहा है 59,033, 59,033। चलो अब क्या करना है, अब इस साइड का टोटल, किस साइड, क्रेडिट साइड का पहले 1 लाख प्लस 6,000 प्लस 59,033 रुपीज़, तो वैल्यू आ गई 1,65,033। कितना वैल्यू आया, 1,65,033। अब इतना तो आएगा तो इसको क्रॉस में मेंशन कर देता हूं मैं। $1,65,033, यहाँ पे भी सेम 1,65,033। इसमें से माइनस करना है 20,000 ड्राइंग का और माइनस करना है 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। मिला के वैल्यू जो बची वो कितनी बच गई, वैल्यू 1,44,130। ये 1 लिखा है, 133। ये आपका क्या है, बैलेंस। बाई नहीं आता इधर, 2 आता है, मैं 2 नहीं लिखना चाहता था और बाई भी नहीं लिखना चाहता था, बैलेंस लिख रहा था मैं, बैलेंस CD। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं कि शीला का कितना अमाउंट आ रहा है, तो भाई 50,000 प्लस 3,000 प्लस 29,517 प्लस किया तो अमाउंट आ गई 82,517। तो 82,517 रुपीज़, यहाँ पे भी सेम 82,570। इसमें से माइनस करेंगे 14,000 ड्राइंग का और माइनस करेंगे 600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो वैल्यू आ गई 67,917 रुपीज़। चलो दोनों का बैलेंस हमें मिल गया है, जिसको हाईलाइट कर देते हैं। ये रहा अपना बैलेंस CD। अब ये बैलेंस CD कहाँ जाएगा, तो ये बैलेंस CD अपने बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, किस साइड, तो भाई यहाँ लिखेंगे उसको। पहले अपन लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट और यहाँ लिख देंगे नीला एंड शीला। एक का अमाउंट है 1,44,133, दूसरा है 67,917। प्लस कर देंगे दोनों को, 144,133 प्लस दिस, तो अमाउंट आ गई 2,12,050 रुपीज़, 2,12,050 रुपीज़। अभी हमें बैलेंस शीट को क्लोज करना है, तो बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए बैलेंस शीट का टोटल करते जाएंगे अपन। तो चलो इतना तो मैंने लिख दिया है, प्लस 60,000 प्लस 950 प्लस 300 प्लस 20,800 प्लस 14,000 प्लस 20,000, नहीं 20 नहीं है, 2,000 है, प्लस 30,000 एंड प्लस 1,000। वैल्यू आई 3,41,100। तो इसको अपन नीचे मेंशन कर देते हैं 3,41,100। अब माइनस करूंगा मैं सब ये एंट्रीज, जो एसेट साइड है वो सब माइनस करता जाऊंगा इससे। तो माइनस पहले है 36,000, फिर माइनस है 11,400, ये ज़्यादा लिख दिया, फिर माइनस है 72,000, फिर माइनस 85,500, फिर 15,000 माइनस, फिर माइनस 1,000, माइनस 1 लाख, माइनस 1,10,000, माइनस 200, माइनस
10,000 माइनस 10,000, वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0 आ गई, मतलब अपना बैलेंस शीट टैली हो गया। चलो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन वन मोर टाइम कि ये क्वेश्चन में भी विदाउट मिस्टेक बैलेंस शीट टैली हो गया। सो ये रहा अपना बैलेंस शीट टैली। तो ये जब अपन कर रहे थे ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब इस क्वेश्चन के अंदर रुक जाओ, जैसे क्वेश्चन खत्म होता है आप वीडियो को बंद कर देते हो, नहीं आपका काम तो खत्म हो गया। हम इतनी मेहनत से यहाँ वीडियो बनाते हैं, समझाते अच्छे से, वो कुछ नहीं। चलो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो, आप बैलेंस शीट देख लो अच्छे से आराम से। उसको नोट डाउन करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है आपको करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये था आपके पास, और ये क्वेश्चन नंबर 16 था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 16। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। मीनवाइल टेक केयर, गुड बाय, टाटा।